अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बताया था ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल एक फंक्शन में कैसे यूज करते हैं और कौन से होते हैं। ठीक है। तो मैं आज मतलब कि ये बताऊंगा कि ग्लोबल वेरिएबल को हम एक लोकल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और अगर ग्लोबल वेरिएबल को हमें लोकल में उसको एग्जिस्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और जो हम लॉजिक यूज करते हैं एक फंक्शन के अंदर, वो कैसे यूज करते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम बताया था मैंने। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। लाइक हमने एक वेरिएबल बनाया है a = 10। ठीक है। और मैंने बनाया है b = 20। मैं अब एक फंक्शन बनाऊंगा। मैंने डेफ को यूज किया हुआ है। डेफ मेरा एक फंक्शन होता है डिफाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मैं एक ऐड नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, जिसका फंक्शन नेम है ऐड। ठीक है। तो मैं पैरेंथेसिस का यूज करके क्लोन लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्लोबल। ग्लोबल हमारा एक कीवर्ड होता है। कभी भी आप अगर हेल्प या कीवर्ड यूज करोगे, हेल्प पैरेंथेसिस और एंटर मारोगे, तो कीवर्ड में जाओगे तो आपको ग्लोबल नाम का एक कीवर्ड मिलेगा। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा a, b। ठीक है। चलो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल में हम लोग चाहेंगे, लाइक मैंने लिखा a = 11 एंड b = 20। ठीक है। और मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है c = a + b, और मैं प्रिंट करूंगा सी को। बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ अपनी लैंग्वेज में, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक फंक्शन बनाया है डेफ नाम का। फंक्शन का नाम है ऐड, और मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया है, जो कि एक सिंटेक्स बताता है, और क्लोन लगाया है। तो जो मेरा ए और बी एक फंक्शन के अंदर है, ए और बी है, वो मेरा लोकल वेरिएबल है। और इन दोनों वेरिएबल को मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है सी नाम का, जिसे मैंने लिखा हुआ है c = a + b। बेसिकली सी एक वेरिएबल है जो ए और a + b को इक्वल करेगा, और मैंने प्रिंट करा है सी को। ठीक है। और मैं अगर मैं एंटर मारूंगा, और मैं ऐड को कॉल करूंगा। कॉल मीन्स मैं ऐड को, बेसिकली ऐड को बुलाना चाहता हूँ। ऐड के अंदर जितने भी मैंने लॉजिक्स या फिर कोई भी कोड प्रोग्राम लिखा है हुआ है इसके अंदर, वो इसके अंदर की जितने भी प्रोग्राम या लॉजिक जो भी है उसको हमारे सामने आउटपुट में दे देगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा 32, बिकॉज a + b 11 + 21 = 32। ठीक है। ये मेरा लोकल वेरिएबल आया है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने ऊपर ए और बी को 10 और 20 दिया था, तो इसका आउटपुट 30 क्यों नहीं आया, बिकॉज ये ग्लोबल वेरिएबल था। तो लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन के बाहर है। ठीक है। और फंक्शन के अंदर मैंने अगर नया वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे, तो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। और हमेशा लोकल वेरिएबल पहले काउंट होगा एक फंक्शन के अंदर, अगर मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है एक फंक्शन के अंदर। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, ये बात हुई लोकल वेरिएबल की। ठीक है। अब आप लोग कहोगे ग्लोबल वेरिएबल को हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एग्जांपल के लिए। मैं आपके एक बार मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। मैंने मल्टीप्लाई को शॉर्ट फॉर्म में मैं MUL लिख दिया है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है। तो मैंने कहा c = a × b। ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ प्रिंट करो सी को। मैं एंटर जब करूंगा ना, तो मैं मल्टीप्लाई को अपने फंक्शन को कॉल करूंगा। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो, पहले मैंने जो फंक्शन बनाया था, ये लोकल वेरिएबल था। फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया था,
तो इसका आंसर 32 आया आउटपुट, बिकॉज एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल था। सेकंड जो मैंने फंक्शन बनाया है इसके अंदर मैंने लोकल वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, तो मैंने इसमें बोला है सीधा मल्टीप्लाई, एक फंक्शन में बोला है कि आप ए और बी को लो, और ए और बी कहाँ से लेगा, ये ए और बी वो लेगा जो फंक्शन के बाहर डिफाइंड है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल को लेगा। तो ये लेगा 10 और 20 को, क्योंकि मैंने इस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल नहीं बनाया हुआ है। जहां मैं लोकल वेरिएबल नहीं बनाता हूँ और आउटसाइड फंक्शन के बाहर लिखता हूँ वेरिएबल को, इट्स लाइक, तो ये इसको काउंट करेगा। तो 10 और 20 मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 200। ठीक है, तो मेरा आउटपुट में क्या आया, फर्स्ट मैंने लोकल वेरिएबल दिया था तो मेरा आउटपुट में 32 आया, और सेकंड में मैंने लोकल वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने बोला ग्लोबल वेरिएबल को काउंट करो, तो मेरा आंसर में 20 आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर मैं कीवर्ड यूज करता ग्लोबल नाम का, ठीक है, और मैं इसमें मैंने अपना जो मेरा बाहर, मतलब कि बेसिकली जो लोकल वेरिएबल मैंने क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो मुझे वही नाम देना पड़ेगा जो मैंने लोकल वेरिएबल के अंदर दे रखा है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो मैंने एक लोकल वेरिएबल, एक फंक्शन के अंदर मैंने जो वेरिएबल बनाया है उसको मतलब ग्लोबल बनाना है। ग्लोबल मतलब कि ये ग्लोबल वेरिएबल जो मैं मेरे लोकल फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल है वो दोनों में काउंट हो, अर्थात कि ये आउटसाइड वाला वेरिएबल जो मैंने बनाया है इसको वो काउंट नहीं करेगा। मतलब मल्टीप्लाई में ये वेरिएबल यूज होगा, ये वेरिएबल यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने ग्लोबल वेरिएबल को बोल दिया कि ए और बी अब यही सारे वेरिएबल हैं जो हमारे नीचे भी यूज हो गए और ऊपर भी यूज हो गए। अब मैं जब इसको रन करूंगा, देखो मेरा आंसर क्या आया, 32, 21। 21 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो आपका आंसर 231 आएगा। अब पहले क्या आया था, 200 आया था, बिकॉज उसने नीचे वाले फंक्शन ने हमारे इसको ग्लोबल मान लिया था। लेकिन मैंने जब बताया कि भाई ग्लोबल यही ग्लोबल होगा, जो मैंने ऊपर ऐड वाले फंक्शन में यूज किया यही ग्लोबल होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यार ए और बी तो ऊपर दिया हुआ है, तो मैंने ए और बी, जैसे कि मैंने इसको नाम चेंज करा एच, इसको मैंने किया आई, ठीक है, और मैं इसका वेरिएबल भी चेंज करता हूँ एच प्लस आई, और यहाँ पे एच आई। तो कंफ्यूज नहीं होना, मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा एच। तो आपका डाउट बेसिकली ये होगा कि ए और बी तो ऊपर थे, ए और बी नीचे भी थे। तो अब आप अच्छे समझ चुके होंगे कि लोकल वेरिएबल मैंने ये बनाया, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये दोनों वेरिएबल ग्लोबल बन जाए, मतलब कि ये दोनों वेरिएबल अब सबके लिए काम करें, सिर्फ इसके लिए काम ना करें, वो दोनों के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने इसका ग्लोबल यूज कर दिया, जब मैं इसको चलाऊंगा तो सेम आंसर आया हुआ। और यही मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो एरर आ गई, बिकॉज अभी बेसिकली लोकल वेरिएबल मैंने इसके लिए यूज कर रहा हूँ। अब इसके लिए तो वेरिएबल कोई है ही नहीं ना, इसके लिए तो मुझे ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर ए और बी लिखूंगा, तब ये एरर चली आएगी। अब वो इसको काउंट कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है काउंट। ठीक है, अगर किसी का डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं क्लियर कर दूँ। तो ये बात रही ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक ये बात बताना चाहूंगा, अगर मान लो मुझे अगर ऑड और इवन नंबर चेक करना है, तो मैंने लास्ट टाइम एक कंडीशन बताई थी, इफ नंबर रिमाइंडर अगर उसका 2 होता है और इक्वल टू 0 होता है, देन प्रिंट दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन, या फिर एल्स दिस इज ओड। अच्छा, इसमें तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं नंबर को
डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो मुझे नंबर नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब नंबर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5, चाहे ओड हो या इवन हो, कोई भी नंबर हो मैं लूंगा, और मेरा ये प्रोग्राम बताएगा कि वो नंबर ओड है या इवन है। ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा इसको, देखो मेरा इवन है, बिकॉज मैंने अपने वेरिएबल में बताया है कि 6, आप मुझे बताओ, मेरे प्रोग्राम मुझे बताओ कि 6 नंबर इवन होता है या ऑड होता है। तो उसने बताया इवन नंबर है ये। सबको मालूम है 6 एक बेसिक नंबर है। अगर हम एक हार्ड हार्ड नंबर लेकर चलते हैं, 73, मुझे नहीं मालूम ये ऑड है इवन है, मैं डिवाइड करने नहीं जा रहा, मैं सीधा आंसर अपने प्रोग्राम के थ्रू लिखना चाहूंगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो बता देगा ये ऑड है, बिकॉज 73 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, ना रिमाइंडर में 2 आना है, ना इक्वल टू इक्वल 0 होगा, डेसिमल में आंसर आएगा तो ये ऑड ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने बनाया एक छोटा सा लॉजिक, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अगर मुझे ये प्रोग्राम, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं, ऐसा फंक्शन बनाऊं कि मैं उसको कभी भी कॉल करूं तो मेरा आउटपुट आ जाए, मुझे इतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़े। तो देखो मैं कैसे करूंगा इसको। तो मैं एक बेसिकली जब मुझे फंक्शन बनाना था, मुझे डीईएफ का यूज करना पड़ेगा, डिफाइन यूज करना पड़ेगा। मैं फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे इवन और ओड नंबर चेक करना है, तो मैंने फंक्शन का नाम चेक कर दिया। ठीक है, चेक करा है, मेरा फंक्शन नेम हो गया। मैं पैरेंथेसिस का यूज करूंगा एज ए सिंटेक्स के तौर पे, और मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना लॉजिक। तो मेरा लॉजिक ये है, इफ अगर नंबर इक्वल टू नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल 0 होगा, तो ये प्रिंट करे दिस इज ओड नंबर, दिस इज इवन, एल्स प्रिंट कर दे दिस इज ओड। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें नंबर नहीं बताया। नंबर मैं क्या देना चाहूंगा इसमें, नंबर मैं देता हूँ 78 दे देता हूँ, 79 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन मेरे चेक करके बताएगा कि ये नंबर ओड है या इवन है। तो मैंने चेक फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, तो चेक फंक्शन का मैंने कॉल किया हुआ है, तो ये इसका आउटपुट देगा दिस इज ओड नंबर। ठीक है, अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, चेक 3 बार लिख देता हूँ। मेरी बात समझना, देखो मैंने चेक को 3 बार लिखा है, ऐसा नहीं है कि मेरा आउटपुट तीनों बार अलग आएगा, मेरा आउटपुट तीनों बार सेम आएगा। लेकिन एज अ यूजर मैं बात करूं, अगर मान लो मैंने अपना ये प्रोग्राम एक डाला हुआ है सर्वर पे, ठीक है, हमारा पेटीएम है, मेरा पेटीएम ऐप यूज कर रहा हूँ, पेटीएम भी किसी पर्सन ने बनाया हुआ है। तो पेटीएम से मैं अगर जब किसी पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ कि मुझे इतनी पेमेंट करनी है, तो वो टैग ये नहीं जाएगा सर्वर पे, मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू फीड कर रखी है, अगर मैं इतनी पेमेंट करूंगा तभी एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज वो पेमेंट फेल हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ यार मैं ऐसा कुछ करूँ कि जब मैं पेमेंट को जितना अमाउंट लिखूँ उतना उसको एग्जिस्ट करें। तो उस चीज के लिए मुझे हमें सर्वर पे जाने के लिए नंबर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा मुझे कि मैं हमेशा ऐसा नंबर डालूं अपने एक प्रोग्राम के अंदर, वो उसको एग्जिस्ट कर जाए। अगर मैं इस कंडीशन पे कोड लिखता हूँ और मैं सर्वर पे डिप्लॉय कर देता हूँ, तो मुझे हमेशा जाकर सर्वर में ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैं 20 रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, तब वो इसको एग्जिस्ट करेगा, तब मेरा आउटपुट देगा। तो ऐसा मैं कब तक सर्वर पे करता रहूँ। तो मैंने क्या करा, इसको हटा दिया यहाँ से। मैंने अपना लॉजिक, अपने जो मैंने वेरिएबल था जो मैं एज ए इनपुट था उसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर। तो मैंने क्या करा, अपने फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस थे उसके अंदर मैंने अपना एक नंबर नाम का वेरिएबल दे दिया। अब इससे क्या होगा, ये बोलने जा रहा, अब मेरी बात को ध्यान से देखना। मैंने डीईएफ लिखा, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डीईएफ को यूज करना पड़ता है, तो डीईएफ लिखा मैंने, मेरे फंक्शन का नाम था चेक। तो मैंने चेक लिखा और पैरेंथेसिस दिया, और पैरेंथेसिस में मैंने ये बोला कि एक NUM नंबर, मतलब जो भी नंबर कोई भी सकता है, नंबर लिखा, और नीचे मैं लिख रहा हूँ कि इफ अगर नंबर को हम अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 2 आए या फिर बराबर आए 0 के, तब वो इवन देगा, अदरवाइज वो ओड दे देगा। तो मैं नीचे जब से कॉल कर रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि चेक करो, किसको चेक करो, पैरेंथेसिस में नंबर, अब मैं नंबर लिखूंगा तो ऑब्वियसली इसका ये एरर दे देगा कि नंबर इज नॉट ए इंटीजर।
इवन और ओड कैसे चेक करेगा, मेरा लॉजिक इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नंबर में मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अब जैसे कि धीरज बोलता है कि अंबिकेश आप 8 नंबर चेक करो, ठीक है। वंशिता कह रही है आप 10 नंबर चेक करो, निशा बोलती है मुझे कि आप 12 नंबर चेक करो। तो मैं तीनों में देखो अलग अलग आउटपुट देते हैं, मतलब कि मैंने पेटीएम से एक पेमेंट करी 8 रुपए की, एक पेमेंट करी 10 रुपए की, एक पेटीएम करी मैंने 12 रुपए की, पेटीएम से 12 रुपए की पेमेंट कर दी, 3 पेमेंट करी है। अब इसे मैंने अपना मन चाहा इनपुट दिया जो मैं चाहता था। अब मेरे देखो तीनों का आंसर अलग अलग आएगा। देखो तीनों इवन आया, बिकॉज तीनों दो से डिवाइड होते हैं। अब ये मत सोचना कि मैंने ऐसा नंबर ही क्यों लिखा कि तीनों में इवन आया, मैं इसको ओड भी कर सकता हूँ। अब मेरा आउटपुट में इवन ओड और इवन आएगा, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम चाहे तो इस कंडीशन पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा अगर नंबर फिक्स है कि मुझे हमेशा हर बार एक ही नंबर को यूज करना है जो कि 8 है अपने प्रोग्राम में, तो मैं इस लॉजिक को एक फिक्स वेरिएबल बना के यूज कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। तो इससे मेरा आउटपुट हमेशा 8 का ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने मनचाहा नंबर दे सकूं प्रोग्राम के अंदर, तो मेरा आउटपुट इस तरह आएगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस लॉजिक को यूज करना पड़ेगा। हमें फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल का नाम लिख दें, अच्छा अब इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि मैं नंबर यहाँ पे क्यों लिखा, आप इसको कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं फरवरी देता हूँ, फैब लिखता हूँ, और तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा फैब, FVB, फैब। आप फैब डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। मैं एक लॉजिक बना रहा हूँ, तो लॉजिक का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए NUM लिखा, नंबर समझ में सबको आता है। तो एक नंबर है, तो नंबर चाहे वो इंटीजर हो या एक फ्लोटिंग वैल्यू कुछ भी हो, मुझे ऑड और इवन चेक करना है। तो एक नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर जो भी आएगा वो मेरा इवन और odd बता देगा, ठीक है। तो मैंने इस कंडीशन में इस कोड को लिखा। मैं ये सारे जो मैंने कोड लिख रहा हूँ इसको मैं आपको नोट में भेज दूंगा, ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आप अपने घर प्रैक्टिस करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये बात रही मेरी एक लॉजिक की जो मैं फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात हमेशा रखना कि जब भी फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी वैल्यू या कोई भी आर्गुमेंट लिखते हैं तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जैसे कि मैं नंबर लिखा हुआ है, तो एक फंक्शन बनाया चेक नाम का, तो मैंने इसमें सिंपल लिखा DEF चेक, पैरेंथेसिस के अंदर में नंबर डाला है। तो नंबर पता क्या होता है, नंबर को मैं सिर्फ नंबर नहीं बोलूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो एक आर्गुमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन आर्गुमेंट, ठीक है। तो फंक्शन आर्गुमेंट इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। फंक्शन तो एक बेसिक फंक्शन ऐसा होता है, और एक फंक्शन आर्गुमेंट ऐसा होता है जो हम पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्गुमेंट पास करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट, ठीक है। चलो, ये इवन और नंबर चेक करने का मैंने 2 तरीके बताए। सबसे पहला तरीका है एक सिंपल लॉजिक, एक फंक्शन के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। और अगर मैं एक, चलो मैं एक कोड और बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। तो मैंने एक DEF बनाया, फंक्शन नाम लिखा मैंने चेक, इसमें सिंपल पैरेंथेसिस लगाए। अब देखो अगर मैं पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखूंगा तो मेरा आर्गुमेंट हो जाएगा, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये सिंपल फंक्शन है। अब मैंने इसमें कंडीशन लगाई इफ, अब इसमें मैं ऐसा नाम लिखता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज होना कि मैं जब मैं नंबर ही लिखता हूँ तो नंबर ही एक मुझे हमेशा लिखना पड़ेगा। मैं इसमें लिख देता हूँ AMB, आई अम्बी लिखता हूँ, अम्बी लिखता हूँ। अम्बी अगर डिवाइड करेगा 2 से और एक, चलो और नंबर चेक करते हैं यार, मैं 2 ही क्यों लिख रहा हूँ। अम्बी अगर डिवाइड करेगा 3 से, तो रिमाइंडर में अगर 3 आता है या फिर इक्वल 0 आता है, मतलब मैं किसी से भी डिवाइड करूँ तो मैं रिमाइंडर 3 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तो वो ओड नंबर कहलाएगा, अदरवाइज वो कहलाएगा इवन नंबर। तो दिस इज ओड, एल्स दिस इज इवन।
एमबी को मैंने दिया है 5 रुपए, 5 नंबर दिए मैंने, ठीक है। अब मैं चेक कॉल करूंगा। कॉल करने पे जब मैं कॉल करूंगा, इसको रन करूंगा, तो मेरा आउटपुट आएगा इवन। इवन तो नहीं आना चाहिए ऐसे, आई थिंक ये एक और नंबर है। तो कहाँ गलती करी हमने, उसको देख लेते हैं एक बार। इफ complete remainder by 3 equal 0, then this is odd, this is even. अम्मी सही तो आ रहा है। इसमें तुमने स्टेटमेंट दी है कि अगर वो 3 और 0 आ रहा है, अगर हमारा आंसर मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो हमारा ऑड है। अगर नहीं हो रहा है तो इवन है। इसलिए तो इवन आया, क्योंकि आपका हमारा रिमाइंडर 2 बचे। बिल्कुल सही, हाँ सही कह रहे हो। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे रिमाइंडर में 3 आएगा या फिर इक्वल टू 0 होगा तो वो ऑड देगा, अदरवाइज इवन देगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4 देता हूँ, इवन दे रहा है। अगर 6 दूंगा तो ऑड देगा, बिकॉज रिमाइंडर में 3 नहीं है। तो हम भी अगर रिमाइंडर 3 टू द 6, 2 से 6 इवन। ठीक है, हाँ सही है। तो मैं इसको करता हूँ इवन। अब मैं करूंगा इसको ऑड। अब मैं करूंगा इसको 5, देन माई आंसर इज ऑड। ठीक है। तो 5 मेरा ऑड नंबर होता है। तो मेरा, मैंने बोला अगर 5 मेरा एक वेरिएबल है, अगर उसको मैं डिवाइड करता हूँ या उसको रिमाइंडर 3 आता है या फिर इक्वल टू 0 आएगा, तब वो इवन देगा, अदरवाइज ऑड देगा। तो ये ऐसा है नहीं इस कंडीशन पे, तो इसने मुझे ऑड दे दिया। अब मैं इसको 2 से करूंगा, सेम कंडीशन डाली है। अब मेरे को ऑड वैल्यू आ गई। 5 मेरा ऑड होता है और मेरा 6 नंबर इवन होता है, तो इवन आएगा। देखो जैसे इवन आ रहा है। तो मैंने बेसिकली क्या बताया, एक सिंपल लॉजिक दिखाया आपको, इफ कंडीशन लगा के। एक बिना फंक्शन बना के हम कैसे इवन नंबर चेक कर सकते हैं। एक ओड नंबर बना, एक फंक्शन बना के कैसे इवन और नंबर चेक कर सकते हैं। और एक हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एक इवन और नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें देखो, इसमें मैंने आर्गुमेंट को डिफाइन किया है, फंक्शन आर्गुमेंट। इसमें बेसिक फंक्शन बताया है और इसमें मैंने बेसिक लॉजिक बताया है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको डिफाइन करके इसके अंदर दिखाया है। ठीक है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको डिफाइन कर दी है। चलो अब एक बात करते हैं इसके अंदर, और इसको बेहतर कैसे समझा जा सके। इसी को मैं लेकर चलता हूँ दोबारा से। इसको मैं दोबारा अंडो कर रहा हूँ। देखो इसमें मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक आर्गुमेंट चाहता हूँ जो मैंने मनपसंद का डालना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक 8 वैल्यू डाली, एक 9 वैल्यू डाली और एक डाली 12 वैल्यू। ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आंसर किसका है, इवन किसका था, ओड किसका था। तो मैंने इसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या बोला, कि जब मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा तो मेरा प्रिंट हो वो नंबर जो मैंने इसमें पुट किया है, बताए वो है क्या। तो मैंने देखो इसमें क्या करा बेसिकली, मैंने लिखा है डेफ, डिफाइन किया, अपना फंक्शन नेम दिया चेक, इससे मैंने आर्गुमेंट पास किया जो मैं चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने एक बेसिक लॉजिक बनाया, इफ अगर नंबर जो मैं वैल्यू डालूंगा, जो वैल्यू रिमाइंडर का 2 आए या फिर बरा इक्वल हो 0 के, तब वो इसको इवन देगा। और फिर इसको अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो और दे देगा। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो जो मैंने वैल्यू डाली है, वो पहले वो वैल्यू प्रिंट हो और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे, वो इवन है या odd।
दोनों कंडीशन मैंने सेम चीज डाली है। अब मैं इसको रन करूंगा। देखो मैंने डाला धीरज की रिक्वायरमेंट थी 8 की, तो मैं उसने आंसर दिया 8 दिस इज इवन, 9 दिस इज और 12 दिस इज इवन। ठीक है, मैंने इसको और अच्छे से दिखा दिया, जो मेरी एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए बेस्ट रहते हैं सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डीपली जानेंगे कि हम और क्या क्या बना सकते हैं फंक्शन में। तो हमने पहले बेसिक फंक्शन जान लिया था कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, एक फ्रूट की एग्जांपल देके। अब मैं लॉजिक को यूज कर रहा हूँ फंक्शन में। एक बहुत सिंपल लॉजिक है। अब जब एक अच्छे कोडर बनोगे, एक अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, तो आप इससे बड़े बड़े लॉजिक को यूज करोगे अपने प्रोग्रामिंग में। लेकिन एक बड़े लॉजिक को यूज करने के लिए आपको छोटा लॉजिक लगाना आना चाहिए। अब मैंने देखो आपको इवन और ओड पे एग्जांपल दिया है। क्या पता जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आप इससे भी एक डबल लॉजिक लगाओ, मतलब एक लॉजिक के अंदर दूसरा लॉजिक लगाओ। मैंने एल्स लगाया, आप ऐसा करो कि अगर ये नहीं तो ये आएगा, ये नहीं तो ये आएगा, इफ एलिफ एल्स, मतलब और भी चीजें बहुत लगा सकते हो। वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप लॉजिक कितना अच्छा समझ रहे हो और कितना उसको यूज कर सकते हो। जितना लॉजिक के अंदर घुसोगे, आप उतना अच्छे कोडर बन सकते हो बेसिकली। कि सारी कोडिंग लॉजिक पे डिपेंड करती है, जिसका अच्छा लॉजिक हुआ उसका कोड पहले चूज किया जाएगा। ऐसे ही होता है। फंक्शन ने बनाया और इससे मैंने क्या लगा दिया। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? इंटरेस्ट निकालते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टेनर और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये एक बेसिक लॉजिक है इंटरेस्ट निकालने का। अब मैं प्रिंट करूंगा आई को। जब मैं प्रिंट करूंगा आई को, तो मैं थोड़ा नेटवर्क चले गया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। मैं एक इंटरेस्ट चेक करना चाहता हूँ कि मैंने एक वैल्यू, एक प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है किसी बैंक में, किसी भी एक एसआईपी या फिर किसी फाइनेंस में एक अमाउंट लगाया हुआ है, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो वो कैसे निकालने की? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। आर डिफाइंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी डिफाइंड इज टाइमलाइन, कितने ईयर का हमने उसको फिक्स अमाउंट कर रखा है। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, कितना हमने अमाउंट लगाया है। तो ये एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। जो बंदा कॉमर्स का है उसको अच्छे से मालूम होगा, जिसको नहीं पता तो शायद भूल सकते हैं हम ये। अब मैं ऐसे ही को कॉल करूंगा तो देखो मेरा एरर आएगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि मैंने अपने लॉजिक में तीन बातें करी है। पी एक बनाया कि मुझे पहले प्रिंसिपल अमाउंट बताना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था मुझे वो भी बताना पड़ेगा, और टाइम लाइन कितना था मुझे वही बताना पड़ेगा। तीन चीज की बात कर रहा हूँ। अब मैं तीन चीज को यूज कैसे करूँ? तो ऐसा क्या करूँ कि मेरा ये चीज, तीनों चीज मैं इसको इनपुट करूँ और मेरा आंसर आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अपना आर्गुमेंट को पास कर दिया। मैंने बोला कि ऐसा ही को जब मैं कॉल करूँ तो एक प्रोग्रामर उसमें इनपुट कर सके, तो उसको क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बनाया है PRT। मैंने पी और आर टी ही इसमें यूज किया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सके कि मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, आर डिफाइन की रेट की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और टी को टाइम की बात कर रहा हूँ। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें पी आर टी दिया है, तो मुझे आर्गुमेंट में पी कोमा आर कोमा टी ये पास करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, अब धीरज बोलता है कि मैंने अम्बिकेश 20,000 रुपये एक बैंक में लगाया हुआ है, कोमा, जैसे कि मैंने वो ऊपर पी है, तो पी की वैल्यू मैंने दी थी 20,000 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 20,000 दिया, मैंने कोमा दिया था, कोमा देना पड़ेगा कि दोनों तीनों चीज अलग अलग है। तो मैंने कोमा दिया, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना बोला। धीरज कह रहा है कि मैंने जहाँ पैसा लगाया वहाँ मैंने 20,000 रुपये लगाया हुआ है, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, और ये मैंने 3 साल का लगाया हुआ है। ठीक है, अब मेरा देखो इसमें आंसर क्या आएगा। मेरा आंसर आया, धीरज को हर 3 साल में, हर साल में 8,400 रुपये प्रॉफिट होगा।
ठीक है, मतलब धीरे 3 साल में इतना प्रॉफिट, धीरे जब पैसे निकले तो 28,400 रुपये मिलेगी। वैसे ही जब नीचा पैसा लगाती है, उसने लगाए 40,000 रुपये, ठीक है, उसने लगाया रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% के हिसाब से 2 साल के लिए, प्रॉफिट हुआ 32,000 रुपये का। वंशिता भी कहते मैं भी लगाऊंगी पैसे, वंशिता ने लगाया, तो वंशिता का अमाउंट ज्यादा कर देते हैं, पैकेज में भेदभाव कर दिया, 50,000 लगाती है वंशिता, ठीक है, उसने लगाया 30% के हिसाब से 4 साल के लिए, तो उसका प्रॉफिट होता है 60,000 रुपये का, ठीक है। अब जब कुणाल लगाएगा, तो मैं भी लगा रहा हूँ पैसे, तो उसने लगा दिए 65,000 रुपये 4 साल के लिए, सॉरी 4% के हिसाब से, तो कितने साल के लिए, 20 साल के लिए लगा दिया, उसको हुआ प्रॉफिट 52,000 रुपये का। तो मैं जब जब मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ किसी फंक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामर अपना मनचाहा इनपुट दे सकता है इसके, ठीक है। लेकिन ये तो एक प्रोग्रामर की बात कर दी कि प्रोग्राम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकता है वैल्यू को। लेकिन मान लो मैं एग्जांपल में बात करूं तो मैं बैंक से पैसा निकालता, ठीक है, मैंने मैंने एक फंक्शन में रखा है इस तरह का, वहां पे बैंक वाला डालेगा पैसे कि एक यूजर आया, उसने इतना अमाउंट डाला, उसको इतना अमाउंट निकालना है इतने हिसाब से इतने समय से, तो हर बात होगा कि बैंक वाले बैठे कोड नहीं करने बैठ जाएगा कि इतना इतना अमाउंट डाला, इतना चेंज करने पड़ेगा। तो मैं सोचा कि यार ऐसा कुछ फंक्शन है कि यूजर जब एटीएम पे जाए अपना अमाउंट डाले और उसका पैसा निकल जाए। तो मैंने तो क्या किया इसके अंदर, मैंने इसमें ये किया, मैंने वैल्यू दोनों हटा दी, तो इसको ध्यान से समझना इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे ही लिखा एंड मैंने कोई भी वेरिएबल बना दिया, मैंने बना लिया ए इक्वल टू, अब देखो प्रिंसिपल अकाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट और टाइम लाइन, तीनों बात मैं इंटीजर की कर रहा हूँ कि वैल्यू तीनों इंटीजर ही है। तो मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर ब्रैकेट में इनपुट ब्रैकेट में एंटर, मैंने ऊपर देखो क्या लिखा, ऊपर लिखा है मैंने पी, तो प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि यूजर पहले प्रिंसिपल अमाउंट डालेगा, पी जब मैं दोबारा मेरा कोड रन हो, मेरा जब कोड चलेगा तो सेकंड जब मैं पी अमाउंट अपना प्रिंसिपल अमाउंट डाल दूंगा, उसमें दोबारा मुझसे पूछेगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितने डालनी है, तो मैं लिखूंगा इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लिखूंगा सी बनाया वेरिएबल, इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, इनपुट एंटर टी, ठीक है। तो मैंने इसमें देखो क्या किया, पी आर टी, टी मैंने यहाँ पे और आर मैंने यहाँ पर टी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मैंने अपने लॉजिक में पी आर टी की बात कर रहा हूँ। जब मैं एक ऐसा लॉजिक बनाऊंगा जिसमें यूजर इनपुट कर सके, तो वहां मुझे आर्गुमेंट को हटाना पड़ेगा। तो मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया, सॉरी मुझे आर्गुमेंट डालना ही पड़ेगा यार, आर्गुमेंट डालना पड़ेगा, अगर मैं आर्गुमेंट नहीं डालूंगा तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा मेरा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ये किया कि जब मैं आर्गुमेंट डाल रहा हूँ तो एक यूजर इनपुट करे, मतलब मैं एक एटीएम पे गया, मैंने एक फंक्शन बनाया, सर्वर पे डाल दिया, जब मैं अपने एटीएम डालता हूँ तो मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एंटर अपना प्रिंसिपल अमाउंट डालो, एंटर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो और एंटर अपना टाइम लाइन डालो, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा।
तो मुझे यहाँ पे देखो क्या करूंगा, यहाँ मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा a, b, c। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन। देखो यहाँ पे लिखा आउटपुट में क्या आ रहा है मेरे, एंटर p, मतलब अपना प्रिंसिपल अमाउंट डालो। मैं डाला 1 लाख रुपए। तो मैं इसको एंटर मारूंगा तो पूछा कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट डालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना था, मेरा 30% था भाई साहब। ठीक है, इसका आंसर आ गया। कि इसने बोला कितना टाइम लाइन है, कितने साल के लिए, मतलब 4 साल के लिए। तो मेरा आंसर आ गया 1,30,000। ठीक है। तो एक तरीका तो ऐसे भी होता है कि हम जिसमें आउटपुट में यूजर मतलब कि आप तो कोड लिख रहे हो, मैं एक यूजर हो गया, तो आपने ऐसा कोड बनाया है कि जिसमें मैं एक यूजर मतलब एक क्लाइंट डाल सके, उसकी जो भी डिमांड हो, तो मेरी डिमांड पे मैं आप ऐसा कोड बनाओ कि मैं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू पुट कर सकूं और अपना आंसर ले सकूं। तो आपने कहा ठीक है, मैं एक लॉजिक बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाया ऐसे, आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक लॉजिक बनाया आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। पी आर टी कुछ भी नाम दे दो आप, ए बी सी दे दो, कुछ भी दे दो जो आपको नहीं करे। मैंने एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में पी आर टी कर दिया और प्रिंट करा आई को। जब प्रिंट में आई करूंगा तो मैं अगर मैं इसको नहीं लिखता तो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ती है, ए बी सी की जगह पी आर टी की वैल्यू डालनी पड़ती है आपको, जो आपकी इच्छा है। तो जैसे मैं आपको पहले दिखा रही इस एग्जाम्पल में, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 चीजें बना दी यूजर इनपुट के लिए। यहाँ पे अब इनपुट क्या है, मतलब इनपुट ये बोलता है कि जब आप आउटपुट में जब आप इस कोड को रन करोगे इनपुट, तो आपको यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा, आउटपुट में आपको डालनी पड़ेगी वैल्यू मैन्युअली, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक तो ये होगा एग्जाम्पल। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको मैं काट देता हूँ। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे हटाना पड़ेगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब मैंने एक फंक्शन के प्रिंट के बाद यहाँ लिखा तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा, लेकिन जब मैंने इसको इसके अंदर लिखा, एक फंक्शन के अंदर लिखा, तो इसका पता मतलब क्या है, इसे मुझे फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे मुझे अब आर्गुमेंट को पास नहीं करना पड़ेगा कि ए कोमा बी कोमा सी लिखूं। पहले मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने फंक्शन के प्रिंट के बाहर लिखा था, इसको मैंने नया बनाया था कि पी जो वैल्यू ऊपर डिफाइन करी गई है वो ए के इक्वल है, और ए के इक्वल क्या है कि इनपुट मतलब यूजर इनपुट करेगा। तो मुझे इसलिए इसको नीचे में डिफाइन करना पड़ता, लेकिन मैंने एक फंक्शन के अंदर डाल दिया इस चीज को। अब मुझे सिर्फ फंक्शन कॉल करना है। जब मैं इसको कॉल करूंगा, इसको रन करूंगा, देखो इसमें एरर क्यों आ रहा है। सोचो इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट भी पास कर रखा है। जब मैं इस कंडीशन में लिखूंगा तो मुझे आर्गुमेंट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो 6,000 वो साल तो सॉरी रेट 2 है तो 3 साल के लिए मेरे 360 रुपए आई है। मेरी बात इसको दोबारा समझना। मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन का नाम ऐसा ही रखा, पेरेंट कैसे लगाए। मैंने बनाया एक वेरिएबल ए नाम का, मैंने बोला है इनपुट इंटीजर वैल्यू डालनी थी मेरे को, तो मैं इंटीजर लिखा, मैं लिखा इनपुट एंटर पी।
पी को आप ए कर लो और पी को यहाँ कुछ मत लिखो कि एंटर स्पेस देके ये भी मत लिखो, कंफ्यूजन में यहाँ पे देता हूँ इक्वल इक्वल दे देता हूँ, आर हटाया इक्वल इक्वल दे दिया, ये हटाया इक्वल इक्वल दे दिया, यहाँ कुछ भी दे दो, ये मैं एक प्रिंट करा रहा हूँ। जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारी कोई वैल्यू होती है तो वो मैसेज होता है, मैं मैसेज भी प्रिंट कराया ताकि पहले ये प्रिंट हो तब मैं इसमें इनपुट कर सकूँ। ठीक है, लॉजिक लगाया है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, बिकॉज मेरा मैं चाहता हूँ कि ए मल्टीप्लाई हो, बी मल्टीप्लाई हो, सी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो 100। रन करूंगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना एंटर इक्वल इक्वल, कितना इक्वल इक्वल 70,000 है, चाहता हूँ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 30%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, आंसर आएगा 11,000। ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट और यूजर इनपुट। लेकिन हमें कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, सिस्टमेटिकली ये करेक्ट है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बेसिकली हमें ऐसा फंक्शन बनाना है कि उसको हम कभी भी कॉल कर सके किसी भी कंडीशन पे। तो मेरे हिसाब से ये फंक्शन बेस्ट रहेगा, फंक्शन आर्गुमेंट अगर हम ऐसे बनाएंगे, इसमें क्या है कि जब भी मैं कॉल करूं चेक को तो मैं अपनी मनचाही वैल्यू डाल दूं मौके पे, मुझे अपना लॉजिक ना चेंज करना पड़े। ठीक है, मेरा जो इनपुट इंटीजर है वो मैं कभी भी चेंज कर लूँ मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं लॉजिक चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मुझे लॉजिक चेंज करना होगा तो मुझे फंक्शन में जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें ऐसा करना चाहिए। तो मैं हमेशा बेस्ट कोडिंग के लिए इसको यूज करना है। इसको मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि हम और कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे बाद में यूज करो पहले करो, हमारा लॉजिक सही होगा तो हम कभी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही हमारा चल सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा फंक्शन आर्गुमेंट खत्म।